इलेक्टेड पॉलिटिक्स में। कोई बात नहीं, सब समय समय की बातें, चिंता नहीं करो परमार जी, कोई भाग्य का पता नहीं लगता, सब भाग्य की विडंबना है। होना तो आपको भी इस तरफ चाहिए था, पर आप वहां बैठ गए। बड़ा जोर लगाया आपने, प्रधानमंत्री जी को लेकर आए, अमित शाह जी को लेके आए, बड़े बड़े मंत्री जी को लेके आए, योगी जी को लेके आए, पूरा जोर लगा दिया आपने कि कांग्रेस को बाहर करना है। स्मृति ईरानी भी ले आए। तब कहा करते थे कि आप वास्ते दूल्हा ही नहीं है, कि आपके वास्ते दूल्हा ही नहीं है, ये आप लोग कहा करते थे। तो हम कहा करते थे, हम कहा करते थे कि चिंता मत करो, दूल्हे बहुत हैं, स्वयंवर के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा और सिरा एक को चढ़ेगा, और चढ़ गया। तो इसलिए आपने बड़ा प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, बगैर नेता के पार्टी है, बगैर ऐसे है। नहीं, ये भी है, ये हमारे सम्माननीय माननीय है, और इन्होंने पिछली 5 वर्ष आपकी जो ऐसी तैसी फेर के रखी है, आपको सबको ज्ञात है, बहुत मेहनत लड़ी है। नहीं, उन्होंने भी लड़ी, ऐसी बात नहीं है। और हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम बने आप, हमारी योग्यता पे और इनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मत उठाएं, सब कुछ करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करो। यहाँ पर बहुत बातें हुई कि ओपीएस के बारे में बात हुई। जब ओपीएस के बारे में कर्मचारियों ने सबसे पहले आवाज उठाई और एक प्रश्न यहाँ सदन में लगा था, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब ने लगाया था, तो उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि ये संभव ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। और अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने इसका प्रारूप तैयार किया था कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हम देंगे। दिल्ली तक गए लेकिन बात नहीं बनी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने ये करके दिखा दिया, तो इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसको हजम करें और धीरे धीरे सब कुछ होगा। आपने कहा जी जनवरी में दे देंगे, 1 महीने में दे देंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए समय लगता है। जो खिचड़ी आप पका के गए थे, जो अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी फेर के गए थे, उसको संभालने में समय लगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कड़े कदम उठाने की तरफ जो अपना कदम उठाए सभापति महोदय, वो उनकी हिम्मत है। ये अब तो डबल इंजन है नहीं, आपके पास तो डबल इंजन था, तब भी 21,000 करोड़ रुपया आपने लोन ले लिया। ये दो बातें आप क्यों करते हैं, हमारे को ये समझ नहीं आ रही कि वो डबल इंजन की सरकार है क्या, वो समझ नहीं आई आज तक। आपने कहा डबल इंजन की सरकार, कोई भी बात होनी डबल इंजन की सरकार, 18,000 करोड़ रुपए दे दिए केंद्र सरकार ने। अरे भाई, स्पेशल कैटेगरी की प्रदेश है, उनको देना ही पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो हमारा हक है, उनको देना पड़ेगा। तो इसमें कोई वो हमें खैरात नहीं दे रहे हैं। जब से हमारे राज्य का निर्माण हुआ है तब से स्पेशल कैटेगरी में हमारे को वो मिलता है, और उसके लिए और ज्यादा मिलना चाहिए। 9 बार प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रदेश में आए, आप एक बार भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कोई स्पेशल पैकेज हमारे प्रदेश को दिया। वो आते थे, कभी सेपू बड़ी खा के चले जाते थे, कभी बेसन खा के चले जाते थे, कभी कांगड़ी धाम खा के चले जाते थे। वो अलग है, वो तो योजना के माध्यम से है। मैं स्पेशल पैकेज की बात कर रहा हूं। आपने यहाँ पर आर्थिक पैकेज की बात की, कि इंडस्ट्रियल पैकेज की बात की। अगर हमारे समय में कैंसिल हुआ था तो डबल इंजन की सरकार ने उसको स्वीकृत क्यों नहीं कराया पिछले 5 वर्षों में, ये इस बात का आप जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, अभी यहाँ पर कोरोना काल की बात हुई, हमारे छोटे भाई बोल रहे थे। कोरोना काल में इस देश के और इस प्रदेश के हर नागरिक ने सहयोग किया, तब ये कंट्रोल हुई स्थिति। कोई एक व्यक्ति के कारण ये स्थिति कंट्रोल में नहीं हुई। इसमें हमारे माननीय सदस्यों ने भी मेहनत की, हमारी संस्थाओं ने भी मेहनत की, और जो इस प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग थे या गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अंशदान किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तब ये जाके संभव हो पाया। हर बात का श्रेय आप अपने ऊपर मत लीजिए। देश की आवाम ने, प्रदेश की आवाम ने अपना जितना हो सकता था उतना सहयोग किया, और हम लोग आगे बढ़कर आए। हम लोगों ने भी मेहनत करी, लोगों के बीच में जाकर हम तो नहीं घबराए, हमने भी मेहनत की, हमने भी सेवा की लोगों की, तब ये सारी बातें संभव हुई। और हम ये कहें कि हमने बहुत स्पेशल काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है, उस समय हमारी जिम्मेवारी थी। तो इस तरह से झूठे श्रेय लेने की कोशिश मत करो।
जब कोई आपदा देश में आती है या प्रदेश में आती है तो उस समय हर व्यक्ति उस आपदा से लड़ने के लिए खड़ा होता है, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे किसी का घर जल जाए, तो हम सब वहां जाते हैं अपने अपने स्तर पर। ये कोई बड़ा श्रेय लेने वाली बात नहीं है कि हमने अगर इससे पहले भी महामारियां हुई, तब भी तो उस समय तो हमारे आर्थिक संसाधन इतने ज्यादा नहीं थे, तब भी तो महामारियों के ऊपर काबू पाया गया, तब तो किसी ने श्रेय लेने वाली बात नहीं करी। तो आज एक झूठ के आधार पर श्रेय लेने और देने की बात जो है वो हजम नहीं होती है। 1966 में बन गई थी। अभी स्वास्थ्य संस्थानों के हालात क्या है? आप तो स्वयं हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं माननीय सदस्य परमार जी। हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिला था हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, वीरभद्र सिंह जी देकर गए थे, 5 साल में एक पत्थर नहीं लगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दे गए बिजड़ी के अंदर, एक पत्थर नहीं लगा 5 साल में। सब हेल्थ सेंटरों में आज भी 35 पद खाली हैं फीमेल हेल्थ वर्करों के और मेल हेल्थ वर्करों के। तो 5 साल तक आप क्या करते रहे? आयुर्वेदिक संस्थान दिए वीरभद्र सिंह जी ने, 5 वर्ष तक इन्होंने वहां पे ना डॉक्टर भरे ना फंक्शनल पोस्ट कोई भरी। 5 बार लगातार हम यह विधानसभा के अंदर बोलते रहे 5 साल। माननीय मुख्यमंत्री जो समय थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इसी सीट से बैठ के बोला था कि आपने खुलवाए क्यों थे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मर्यादा की बात है। अगर संस्थान जहां आप बंद करने की बात कर रहे हैं, अपने अतीत को भी देखिए कि आपने क्या किया। आपने भी कोई अच्छा नहीं किया। अगर आज आपने 900 संस्थान खोले तो 5 साल बहुत ज्यादा थे आपके पास। आप क्रमबद्ध तरीके से खोलते तो शायद ये समस्या खड़ी ना होती। आनन फानन में, चुनाव के समय में आपने इतने भारी भरकम संस्थान खोल दिए। आप तो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस ने तो जीतना ही नहीं, आना तो हमने ही है, देखा जाएगा, फिर जो भी होगा हम कर लेंगे। आप लोगों ने पैसे की इतनी बर्बादी की, अमृत महोत्सव मनाया आपने, सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ, बड़े बड़े टेंट लगाए गए, 40, 50, 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ उसके ऊपर। और वहां पर किसको बुलाया गया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आपने किसी विधायक को वहां पर आमंत्रित नहीं किया। वो तो एक सरकारी कार्यक्रम के तहत आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किए, इसलिए कि शायद जनता आपकी बातों में आ जाएगी, और जनता आई नहीं और आप उस तरफ बैठे। जनता के अंदर रोष था। आपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, HRTC की बसें वहां झोंक दी। लोग कितने परेशान हुए इसके बारे में आपने सोचा नहीं। और यही कारण है कि लोगों के अंदर जब नाराजगी पैदा हुई तो आप उस तरफ बैठ गए। बड़ी बातें हो रही थी, जनमंच हमने यहाँ किया, मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी नाराज हो गए मेरे साथ। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में माननीय सदस्य विक्रम ठाकुर जी आए थे। प्रेम से नहीं बैठे आप डबल उससे बैठे। मैं नहीं बैठा आपके साथ, मेरे आपके साथ तो बलदेव शर्मा जी बैठे थे, मैं तो तीसरे नंबर पे बैठा हुआ था। सुनिए अब मेरी बात। और वहां पर एक पटवारी जी आए, पटवारी की शिकायत हुई, और आपने जो वहां बर्ताव किया उस पटवारी के साथ, वो एक चुने हुए प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। अब माननीय मंत्री थे, आपने उसको बोला तू पटवारी किसने बना दिया? गलत उसका बात करने का तरीका तो हो सकता है, तो वही तो है, इसीलिए तो आप वहां बैठ गए, इसलिए तो वहीं बैठ गए। आपने तो वहां भोजन करने गए, ये भी नहीं बोला कि आइए विधायक साहब भोजन कर लेते हैं। आपने बोलना था, आपने बोलना था, मुख्य अतिथि थे। आपके लोगों ने तो बोलना नहीं था, आपके लोगों ने तो बोलना नहीं था, आपके लोगों ने नहीं बोलना था, वो आपका दायित्व बनता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में आए, सभापति महोदय, पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उनका स्वागत करने भोटा के अंदर गई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। वीरभद्र सिंह जी जब हम मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के लोग बलदेव शर्मा जी की अगुवाई में काले झंडे लेके खड़े हुए थे, लेकिन हमने उस परंपरा को तोड़ा। हमने माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान किया, फूलों का गुलदस्ता लेकर उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, लेकिन माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि आप भी मेरे साथ चलिए। किस संस्कारों की बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया। अगर हमने गलत किया तो आप सुधार करते,
हमने 5 साल लगातार आपसे बात की कि विधायकों के इंस्टीट्यूशन को मजबूत कीजिए, लेकिन आपने भी हवा हवाई, मानने दो। तो ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। कभी बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, आज सत्ती जी बोल रहे थे 50 साल में कुछ नहीं किया। लोन लेने की बात शुरू हुई, 93 में वीरभद्र सिंह जी ने लोन लिया, उसके बाद धूमल जी बने, उन्होंने क्यों लिया? वो ना लेते। उसके बाद 10 साल तो प्रेमकर धूमल जी भी रहे, वो ना लेते। अगर हमने लिया तो वो कटाक्ष करते और ना लेते, तब तो बात समझ में आती। फिर आप भी बने, डबल इंजन की सरकार थी, 21,000 करोड़ आपने भी ले लिया। फिर आपने क्यों लिया जब डबल इंजन की सरकार थी? तो मोदी जी को चाहिए था, वो बोलते माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उस समय के कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं दूंगा आपको 21,000 क्या, मैं 42,000 करोड़ दूंगा। वो दिया कुछ नहीं। और यहां पर उल्टा हमारे ऊपर दोष डाल रहे हैं आप, भाई हमने तो लेना ही है क्योंकि हमारी तो सिंगल इंजन की सरकार है, हमने तो सरकार चलानी है। और इस बजट बुक में जो हमने चीजें रखी है उनको पूरा भी करना है, उनको पूरा करके दिखाएंगे। चाहे जहां से भी पैसा लाना होगा वो लेकर आएंगे। मुश्किल नहीं है, आसान करके दिखाएंगे। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, इनके पास HRTC विभाग है, जल शक्ति विभाग है। अब जल शक्ति विभाग के ऊपर आता हूं, सभा में है नहीं, पूर्व में मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, प्रश्न लगाया मैंने वहां से जहां बैठे हैं, आपकी पिछली सीट पे बैठता था मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय बताएं कितने नलके लगे? 18 लाख नलके लगा दिए हमने, 18 लाख नलके। मैंने कहा महोदय एक दिन मेरे साथ चलिए जरा, मैं भी भेष बदल के चलूंगा, आप भी भेष बदल के चलो, कि देखिए जरा उन टूटियों में पानी भी आ रहा कि नहीं। और वो टूटियां आपने लगाई है वो कौन सी क्वालिटी की है? एक बार घुमाओ उसी पर टूट जा रही है। और इतनी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार हुआ उन पाइप की नालियां बिछाने में कि आपके ठेकेदारों ने रास्तों के ऊपर बिछा दी, उनको दबाया नहीं गया। आज भी वो जी का जंजाल बनी हुई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, और आप बड़ी वाहवाही ले रहे हैं। आज जब बात आई तो आज बोलते हमने 7 लाख नलके लगाए। तो इसका मतलब आपने झूठ बोला कि हमने 18 लाख नलके लगाए। और हर घर को आपने नलका दे दिया, आपने कोई चैम्बर नहीं बनाए, आपने कोई व्यवस्था नहीं की कि पानी कहां से आएगा, आपने सोर्स को डेवलप नहीं किया। क्योंकि 2000 करोड़ की पाइपें थी, ठेकेदारों को पैसा कमाना था, उन्होंने धड़ाधड़ बिछा दिए, और फिर उसका परिणाम आज क्या हो रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आपने कोई सोर्स डेवलप नहीं किया, आपने कोई मशीनरी मेंटेन नहीं की, आपने कोई पानी के सोर्स वहां पे उस नालियों में पानी कहां से आएगा उसके बारे में कोई विचार नहीं किया, धड़ाधड़ बिछा दिया, धड़ाधड़ बिछा दिया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो जल शक्ति विभाग में पिछली बार हुआ है आपकी सरकार के समय में। मैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और टैंकों के अंदर जो सीमेंट लगा उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, 200 बैग जो है ठेकेदारों ने दूसरे लोगों को बेचे। आप बोलते हैं हम बड़े सिद्धांतवादी हैं, हम तो राम के भक्त हैं, हम तो इस देश की कायाकल्प करना चाहते हैं। सब आप लोग झूठ बोलते हैं और आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुविंदर सुक्खू जी ने हिम्मत दिखा के एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जो आज के समय में संभव नहीं था, फिर भी उन्हें करके दिखाया। आपने विरोध करना है, आप करते रहिए, हमने काम करना है, हम करके दिखाएंगे और सरल तरीके से करके दिखाएंगे। महिलाओं को 7,000 विधवा महिलाओं को भवन देने की अगर शुरुआत करिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करिए। 7 लाख महिलाएं, उसमें 7,000 महिलाएं जो हैं उसमें लाभान्वित होंगी, उसकी आपने बात नहीं करी। और युवाओं को रोजगार देने की बात है तो इस बजट में बहुत कुछ है। टूरिज्म के लिए जिला हमीरपुर में आज तक कोई पैसा नहीं मिलता था, आज 257 करोड़ रुपया जिला हमीरपुर को टूरिज्म के तहत मिला गया। और मैं चाहूंगा जैसे धर्मानी जी बोल रहे थे माननीय सदस्य, बिलासपुर को भी मिलना चाहिए। हमारे पूरे प्रदेश में एक नीति के तहत
टूरिज्म का जो है उत्थान होना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान साथियों को, बच्चों को नौकरियां मिले, और वो चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे होटल का हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो छोटे से छोटा, चाहे रोपवे का काम हो, चाहे आज हमारे प्रदेश में कितने मंदिर हैं, मंदिरों को जोड़िए। जितनी हमारी पहाड़ियां हैं, 16 सिंगी धार है, बंदला है, हमारे क्षेत्र में बड़ी ऊंची ऊंची धारें हैं, निठानी के ऊपर हमारे पूरा लेक है, बिलासपुर में लेक है, उनको डेवलप करने की जरूरत है, और करेंगे धीरे धीरे। इन 5 वर्षों के अंदर वो काम करके दिखाएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और आप लोग भी सहयोग करिए। आज अभी बोल रहे थे कि हमारे साथी कि माननीय जयराम ठाकुर जी दिल्ली गए, जम्बाल जी शायद बोल रहे थे, अभी है नहीं, कि 10 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने नेर चौक में मेडिकल कॉलेज को। नहीं, अच्छी बात है, दिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ओ भाई, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, सुन तो लो, मैं अगला वाक्य तो सुन लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 साल के बाद आपको चिंता हुई नेर चौक हॉस्पिटल की। डबल इंजन सरकार को 10 करोड़ रुपए मिले मात्र। वो जब सिंगल डीजल हो गया, इंजन हो गया, जब टायर पंचर हो गए, तब गए वहां दिल्ली में कि आइए महाराज 10 करोड़ रुपए दे जाओ हमारे को। क्या बातें करते हैं आप। अरे आप 5 साल सरकार में रहे, आपने नेर चौक में कुछ काम नहीं किया, आपने किसी हॉस्पिटल में कोई काम नहीं किया। ये हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि आज 50 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण हो रहा है हर उसमें। पैट स्कैन की आपने बड़े झांसे दिए यहाँ पर, बस 1 साल के अंदर पैट स्कैन आईजीएमसी में लग जाएगा। वो 1 साल ही नहीं आया, वहां बैठ गए। और अब जब माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो बोलते पैसा कहां से आएगा। तो चरणबद्ध तरीके से सब कुछ करेंगे, वो सब पैसा आएगा, क्योंकि उनकी सोच है, वो करना चाहते हैं, और उनकी सोच के साथ हमारा सहयोग उनके साथ है, इसलिए हम करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आलोचना करना बहुत आसान होता है। उप मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, संघर्ष किया तो कर रहे हैं, अभी इनका संघर्ष आपके सामने आएगा। सरकार में सभी संघर्ष करते हैं, आपने भी संघर्ष किया था, आपने भी संघर्ष किया था, आपने भी संघर्ष किया था परमार जी, आपको यहां से उठा के वहां बिठा दिया था। हाँ, बड़ी बड़ी अब आप दिल मनाने के लिए जो मर्जी कह लो, अपने दिल से पूछो। यार तो ये सबका आता है समय समय पर, जिस समय उस समय तो बहुत से लोग बाहर हो गए थे। प्रेम कुमार धूमल जी पचा नहीं पाए थे, पूरे पीटर होम में जाम लगा दिया था कि मुख्यमंत्री मेरे को बनाओ, मेरे को बनाओ। क्या हुआ, ये तो सबके साथ होता है, समय के साथ सबके साथ होता है। ये राजनीतिक परिदृश्य में कोई आगे निकल जाता है सबके साथ होता है परमार जी, इसमें कोई ये राजनीतिक सिस्टम है, इसमें कौन क्या बन जाए, कब बन जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये निरंतर प्रक्रिया इसमें चलता रहता है, इसको पूरा नहीं मानना चाहिए। अभी जो हमारे प्रदेश का स्वर्ण, अभी तो 3 महीने हुए, अभी तो बजट आज पास होना है अभी कुछ दिनों में, उसके बाद देखिए आप सरकार कैसे दौड़ती है, कैसे काम होते हैं। आप लोग भी आएंगे फिर मुख्यमंत्री महोदय के साथ, सर मेरा भी एक सड़क पास कर दो, मेरे को भी एक बस दे दो। ये मुख्यमंत्री महोदय हमारे नरम दिल के भी हैं और कठोर दिल के भी हैं, वो आप लोगों को कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब हम उम्र है। आप लोग भी उनके साथ पढ़ाई की है, काफी लोगों ने यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़े हैं, हम लोग भी साथ साथ रहे हैं, तो हम भी सिफारिश कर दिया करेंगे, विक्रम जी का काम कर दो, परमार जी का कर दो, काजल जी का कर दो। तो है जी, नहीं मैं तो 1 ही साल आगे था मैं, नहीं मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे सीएम बन गए, हमारे डिप्टी सीएम बन गए, इससे बड़ी और क्या सौगात चाहिए हमें। बाकी इंसान की इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, आप जितनी मर्जी इच्छाएं बढ़ा लो, हमारी इच्छा कोई नहीं है। हम सरकार के साथ हैं और सरकार हमारे साथ है, और सरकार पूरे अवाम के साथ है, चाहे वो बागवानों की बात है, चाहे मजदूरों की बात है, चाहे वो मनरेगा की बात है, चाहे वो युवाओं की बात है, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात है, सारे क्रमवार तरीके से अभी चलते जाएंगे, वो सब आपके सामने आएंगे। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट 2023-24 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17/3/2023 को अपना पहला बजट जो प्रस्तुत किया,
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।